नमस्कार साथियों, मैं आलोक पांडे धेनु क्लासेस के इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, पिछले वीडियो लेक्चर में हम इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में फंडामेंटल ड्यूटीज़ हम देख चुके थे। पूरा फंडामेंटल ड्यूटीज़ कंप्लीट कर लिया गया था और क्वेश्चन भी लगा लिया गया था। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए थे, PCS IAS में पूछा गया था, उनको सब हम सारे प्रश्नों को मैं सॉल्व करा दिया था। अब हम देखते हैं साथियों नया टॉपिक। ये नया टॉपिक है DPSP। इसको बोलते हैं साथियों डायरेक्टिव प्रिंसिपल प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। हिंदी में इसको बोलते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों। ये भी यहाँ एक चीज़ हम ध्यान देंगे साथियों, कह रहा राज्य के नीति निदेशक तत्व डायरेक्टिव, यानी कि कुछ डायरेक्शन से संबंधित है ना। आपको भी आगे मैं बताऊंगा कैसे डायरेक्शन का काम करता है, इसमें क्या चीज़ डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, क्या चीज़ गाइडलाइन का कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। आ रही बात है साथियों। पहले हम इसको समझते हैं कि ये भारतीय संविधान में कहाँ इसका वर्णन है, DPSP का कहाँ वर्णन है भारतीय संविधान। साथियों, भारतीय संविधान के भाग 4 में इसका वर्णन है। किस भाग में वर्णन है? भाग 4 में वर्णन है। और किस अनुच्छेद के तहत है साथियों? तो साथियों अनुच्छेद, ये आर्टिकल या अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक इसका क्या है? वर्णन है। 36 to 51। अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों का वर्णन है। सारी बातें साथियों समझ में। अब एक चीज़ ध्यान देंगे कि ये जो नीति निदेशक तत्व है, कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान में, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कुछ ऐसे नीति निदेशक सिद्धांत हैं, है ना, जो अनुच्छेद 36 से 51 के बाहर हैं। यानी कि मूलतः नीति डायरेक्ट रूप से देखा जाए तो राज्य के नीति निदेशक तत्वों में समाहित नहीं हैं, किंतु उनको DPSP के भाग के रूप में देखा जाता है। DPSP के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, अर्थात राज्य के नीति निदेशक तत्व के भाग के रूप में देखा जाता है। वो है नहीं, लेकिन इसके भाग के तौर पे देखा जाता है। तो कौन कौन से अनुच्छेद है साथियों? तो साथियों अनुच्छेद 350 का, अनुच्छेद 351 और अनुच्छेद 335। अनुच्छेद 335 साथियों, ये तीनों जो अनुच्छेद हैं, ये तीनों अनुच्छेद, ये रहा, ये तीनों अनुच्छेद जो है साथियों, भाग 4 में इनका वर्णन नहीं है। अनुच्छेद 36 से 51 तक जो भाग 4 में वर्णन है, उस वर्णन के बाहर है। किंतु ये बाहर होते हुए भी ये क्या है साथियों? DPSP के भाग माने जाते हैं, नीति निदेशक तत्वों के भाग माने जाते हैं। यहाँ से एक बार प्रश्न PCS में पूछ दिया था, तो इसलिए मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ साथियों। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस तरह के प्रश्न पूछता है। GIC वगैरह में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाएंगे, या असिस्टेंट प्रोफेसर के GS में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाएंगे साथियों आपसे। अब हम देखते हैं एक एक अनुच्छेद को यहाँ पे करके कि जो अनुच्छेद है ये 350 का जो है
जो भागचार के बाहर है किंतु राज्य के नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा माना जाता है, उसका भाग माना जाता है। तो देखते हैं कि अनुच्छेद 350 क आखिर है क्या। अनुच्छेद 350 क देखते हैं क्या है। साथियों, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं आ रही बातें साथियों। इसमें मैं डिटेल में आपको बता दे रहा हूँ, सुनिए इसको, सब चीज़ लिखना उचित नहीं, पॉसिबल नहीं है। अनुच्छेद 350 का ये कहता है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं, अर्थात प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी है ना, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को, किसके लिए है ये प्रावधान, ध्यान देंगे, जो भाषाई अल्पसंख्यक है उनके लिए, भाषाई अल्पसंख्यक जो हैं, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए है ये सुविधा। संविधान में प्रावधान जो कहा गया है, किसके लिए कहा गया है, सबके लिए नहीं। दिस इज नॉट फॉर एवरीबॉडी, दिस इज ओनली फॉर जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं केवल उनके लिए है। एक चीज़ ध्यान देंगे आप, यहाँ से नहीं तो प्रश्न गलत हो जाएगा। आप समझेंगे कि सभी के लिए प्रावधान किया गया, तो नहीं, सभी के लिए ये प्रावधान नहीं किया गया है। इसमें लिखा हुआ है, बेयर एक्ट में आप जब पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए है केवल। मैं स्पष्ट कर रहा था कि यह स्पष्ट है कि नहीं, चूँकि मैं बेयर एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेयर एक्ट है, बेयर एक्ट में गलतियां नहीं दिया हुआ था, गलती नहीं दिया हुआ होता है, क्योंकि जहाँ कहीं डाउट होता है तो गलतियों को सुधारना ज़रूरी होता है साथियों। चल नहीं रहा, तो भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए है। किसके लिए है ये प्रावधान, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए। लिंग्विस्टिक जो है माइनॉरिटी के लिए है। आ रही बातें साथियों, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए है। तो ये चीज़ हम ध्यान देंगे। हम जानते हैं कि थोड़ा सा मैं एक और चर्चा कर रहा हूँ कि भारतीय संविधान में ध्यान देंगे केवल 2 प्रकार के अल्पसंख्यकों का जिक्र किया गया है। भारतीय संविधान में साथियों, भारतीय संविधान में 2 प्रकार के अल्पसंख्यकों का जिक्र किया गया है। 2 प्रकार के अल्पसंख्यकों का जिक्र किया गया है या वर्णन किया गया है। कौन से 2 प्रकार के हैं ये अल्पसंख्यक साथी, देखेंगे ये 2 प्रकार के जो अल्पसंख्यक के साथी, एक तो है ये धार्मिक अल्पसंख्यक, धार्मिक अल्पसंख्यक, दूसरा है भाषाई अल्पसंख्यक, जिसकी यहाँ पे बात की जा रही है साथी, भाषाई अल्पसंख्यक है ना। ये 2 प्रकार के अल्पसंख्यक भारतीय संविधान में इनका वर्णन किया गया है। आगे बातें समझ में साथ अब हम देखते हैं आगे की बात। अब ये हो गया साथियों 350 को अनुच्छेद 351 क्या कहता है, हम लोग 351 अनुच्छेद को अनुच्छेद 351 को देखते हैं। अनुच्छेद 351
अनुच्छेद 351 कहता है अनुच्छेद 351 कहता है साथियों हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश है। अब देखिए इसमें कहता क्या है, डायरेक्ट क्या लिखता है, डायरेक्ट में कहता है कि संघ का यह कर्तव्य होगा, संघ मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा है, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का क्या करे, प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को सारी बातें साथियों अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश की बात करता है। इसमें यही कहा गया है कि केंद्र सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां मुख्यतः संस्कृत से और अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि को सुनिश्चित करें। तो आपको इतना भारी भरकम नहीं जानना है, बस ये समझना कि अनुच्छेद 351 क्या हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश की बात करता है कि किस तरह ये संघ का कर्तव्य होगा। संविधान कहता है कि संघ का कर्तव्य है, ये ड्यूटी है कि वो क्या करें, हिंदी भाषा के विकास के लिए अपना क्या करें, पूरा प्रयास करें। ठीक है, इसमें बाकी गाइडलाइन दिया गया है। अब अगला अनुच्छेद साथियों है, अगला अनुच्छेद है साथियों अनुच्छेद 335। अनुच्छेद 335 अनुच्छेद 335 हम देखेंगे कि अनुच्छेद 335 क्या कहता है। अनुच्छेद 335 क्या कहता है। अभी आप लोग प्रोन्नत में आरक्षण की बात सुने होंगे मामला, तो ये इसी अनुच्छेद से संबंधित अनुच्छेद 335 से ही आ रही बात है साथियों। अनुच्छेद 335 किससे संबंधित है, सेवाओं और पदों के लिए SC ST के दावे यानी प्रोन्नत में आरक्षण का मैटर इसी पे जा कर के पूरा बीच में बहुत ये चर्चे में था न्यूज़ में। सेवाओं और पदों के लिए, इसको सब नोट कर लीजिए, सेवाओं और पदों के लिए, सेवाओं और पदों के लिए SC और ST के दावे। आ रही बात है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये साथियों 3 अनुच्छेद ऐसे हैं, देखेंगे 3 अनुच्छेद ऐसे हैं। अनुच्छेद 350 का, अनुच्छेद 350 का, अनुच्छेद 351 और अनुच्छेद 335। साथियों ये तीनों अनुच्छेद ऐसे अनुच्छेद हैं जो कि भाग 4 में इनका वर्णन नहीं है। भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका वर्णन नहीं है, किंतु फिर भी ये DPSP के क्या हैं, पार्ट है। तो पूछता कौन सा ऐसा नीति निर्देशक तत्व के भाग के रूप में वर्णित है जो भाग 4 में वर्णन उसका, जिसका भाग 4 में वर्णन नहीं है, बावजूद इसके वो DPSP के भाग के तौर पे क्या करता है, काम करता है। तो वो अनुच्छेद 350 का साथियों है, 351 है और 335 है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं अगला चीज़ देखते हैं साथियों। ये तो हो गया कि भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णन, तो साथियों भाग 4 में वर्णन है।
और अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 36 से 51 तक जिक्र किया गया है। अब देखते हैं कि ये जो नीति निर्देशक तत्व है, ये नीति निर्देशक तत्व जो है ये भारतीय संविधान में कहाँ से ग्रहण किया गया था। तो हम देखते हैं जो नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक जो तत्व है, जो नीति निर्देशक तत्व है, जो नीति निर्देशक तत्व है, जो नीति निर्देशक तत्व है अर्थात डीपीएसपी जो है, क्या है साथियों, डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व। यह नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। साथियों ध्यान देंगे, और आयरलैंड के संविधान में नीति निर्देशक तत्व को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो वो स्पेन के संविधान से ग्रहण किया गया। यानी कि स्पेन के संविधान से आयरलैंड ने ग्रहण किया और आयरलैंड के संविधान से भारत ने ग्रहण किया। तो ये ध्यान में रहे साथियों, ये सीक्वेंस ऐसे जाएगा। स्पेन से कहाँ? आयरलैंड आया, आयरलैंड से कहाँ आया? भारत में आया। आ रही बात है साथियों, ये ध्यान देंगे। अब हम देखेंगे, हम आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्वों को लिए आयरलैंड से बॉक्स बना करके लिख लेंगे। आयरलैंड से क्या क्या चीज़ लिए? 3 ही चीज़ आयरलैंड से लिखा। चूँकि आयरलैंड का जिक्र हुआ है तो मैं यहाँ पे हमारा कर्तव्य बनता है, हमारी ड्यूटी है कि आपको यहीं पे मेंशन कर दें। 3 ही चीज़ लिया गया है साथियों। एक डीपीएसपी को अर्थात नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। आ रही बातें समझ में? एक किसको लिया गया है? नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। दूसरा लिया गया है राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति। राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। तीसरा क्या लिया गया है? राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। ये 3 चीज़, नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। साथियों कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं यहाँ से। आ रही बातें साथियों, आगे चलते हैं। आगे का क्या कॉन्सेप्ट है? अब साथियों देखेंगे, जो ये नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। साथियों हम देख रहे हैं कि भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से 51 तक है। अनुच्छेद 51 क में हम लोग देखे थे मूल कर्तव्य है। भाग 4 क में हम लोग देखे थे मूल कर्तव्य है। भाग 3 में पीछे हम देखेंगे, भाग 3 में क्या है साथियों? भाग 3 में मूल अधिकार है। आ रही बातें समझ में? अनुच्छेद 12 से 35, तो 12 से 35 मूल अधिकार है, 36 से 51 डीपीएसपी है और 51 का क्या है? मूल कर्तव्य। साथियों यहाँ एक चीज़ ध्यान देना है, मैं आपको यहाँ पे क्यों मूल अधिकार का वर्णन कर रहा हूँ, मूल कर्तव्य का क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि देखिए ये तीनों चीज़ें जो हैं, जो मूल अधिकार है, इन तीनों को एक साथ देखने पे ही समझ में आएगा। और नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व जो है, और ये जो मूल कर्तव्य है साथियों। आ रही बात है? जो मूल अधिकार साथियों है, इसका उद्देश्य राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करना। इससे होता क्या है? राजनीतिक लोकतंत्र सशक्त होता है। जो मूल कहीं आपको मिलेगा नहीं, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ेंगे तब खोज पाएंगे आप। जो मूल अधिकार है
वो राज्य के अंदर राजनीतिक लोकतंत्र को क्या करता है, विकसित करता है। जो नीति निर्देशक तत्व है साथियों, ये सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करता है समाज के अंदर। और जो मूल कर्तव्य साथियों, ये नैतिक कर्तव्य को स्थापित करता है। आ रही बातें समझ में? नैतिक लोकतंत्र को स्थापित करता है। आ रही बात है? नैतिक लोकतंत्र को स्थापित करता है। ये राजनीतिक लोकतंत्र, ये सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र और नैतिक लोकतंत्र, जहाँ ये है ना, मैं बताया था कि मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए है, ये नागरिकों का कर्तव्य है और ये राज्य का कर्तव्य है ना। ये बात ध्यान देंगे, ये समझने वाली चीज़ है। अब हम देखते हैं कि जो नीति निर्देशक तत्व है, जब भारतीय संविधान बना था तो क्या यह मूलतः था? तो ध्यान देंगे, नोट करेंगे कि डीपीएसपी अर्थात नीति निर्देशक तत्व मूलतः भारतीय संविधान में ही था, मूलतः भारतीय संविधान का हिस्सा था, मूलतः भारतीय संविधान का हिस्सा था। किंतु कुछ डीपीएसपी बाद में संविधान संशोधन करके, संविधान में संशोधन करके क्या कर दिया गया, संशोधन करके डीपीएसपी में ऐड किया गया। कुछ डीपीएसपी बाद में संविधान में संशोधन करके सम्मिलित किया गया। सम्मिलित किया गया। कौन कौन सा चीज़ सम्मिलित किया गया साथियों? देखेंगे, 2 संविधान संशोधन अधिनियम आपको दिखाई देगा इस संदर्भ में, मूल कर्तव्य डीपीएसपी के संदर्भ में। एक साथियों आप देखेंगे कि कितने संविधान संशोधन अधिनियम हैं जिनको शामिल करके, तो साथियों आपको मिलेगा एक 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 का, और दूसरा चीज़ मिलेगा साथियों, एक आता है आपका 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। आ रही बातें? अभी मैं बताऊंगा कौन कौन सा चीज़ ऐड किया गया, कौन कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा क्या क्या ऐड किया गया। आ रही बातें साथियों? अब थोड़ा सा एक चीज़ हम देखेंगे साथियों, तो इस तरह से हम देखेंगे कि मूलतः केवल 16 डीपीएसपी थे संविधान में, ठीक है ना। किंतु अब कितने हैं? किंतु अब इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? इनकी संख्या बढ़कर 20 हो गई है, 20 हो गई है। आ रही बातें समझ में साथियों? 20 हो गई है। अब देखते हैं इनकी संख्या क्या हो गई है, 20 हो गई है। अब एक चीज़ को और समझते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए साथियों, मूल अधिकारों के साथ जब हम डीपीएसपी को जोड़ करके देखते हैं
मूल अधिकार जो है, अभी मूल अधिकार आप पढ़े नहीं है बहरहाल, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, मूल अधिकार को जब आप नीति निर्देशक के साथ देखते हैं, निर्देशक तत्वों के साथ देखते हैं, निर्देशक तत्वों, निर्देशक तत्वों को आप देखते हैं साथियों, तो इनको भारतीय संविधान की आत्मा एवं दर्शन कहा जाता है। भारतीय संविधान की दर्शन एवं आत्मा कहा जाता है। आ रही बातें समझ में? अर्थात मूल अधिकार प्लस निर्देशक तत्व, ये क्या है? भारतीय संविधान की दर्शन एवं आत्मा है। आ रही बातें साथियों? अब एक स्टेटमेंट है ग्रेनविल ऑस्टिन का, ग्रेनविल ऑस्टिन, ग्रेनविल ऑस्टिन का एक स्टेटमेंट है साथियों। इनका स्टेटमेंट है कि निर्देशक तत्व, निर्देशक तत्व और अधिकारों, यहाँ साथियों अधिकारों का तात्पर्य मूल अधिकारों से है, अधिकारों को संविधान, ग्रेनविल ऑस्टिन ने निर्देशक तत्व और अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है। संविधान की मूल आत्मा कहा है। तो क्वेश्चन पूछता है साथियों, निर्देशक तत्वों और अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा किसने कहा है? तो साथियों उत्तर जगह ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। ये इम्पॉर्टेंट है साथियों, पीसीएस वगैरह, लोअर पीसीएस वगैरह में, समीक्षा अधिकारी वगैरह में प्रश्न पूछा हुआ है, इसलिए मैं इसको लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आप इसको अच्छे से समझ जाएं। अगला चीज़ देखते हैं साथियों। अब हम चलते हैं, एक एक अनुच्छेदों का जिक्र करते हैं, एक एक अनुच्छेदों का जिक्र करके हम चलेंगे साथियों। सबसे पहले चीज़ हम देखते हैं कि हम देखे थे कि भाग 4 में इसका वर्णन है और अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका वर्णन है, अनुच्छेद 36 से 51 तक। तो अनुच्छेद 36 में आखिर क्या है हम देखते हैं। अनुच्छेद 36 में क्या है साथियों? अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है, राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य क्या है, किसे राज्य कहेंगे। और यही बात साथियों अनुच्छेद 12 में भी कहा गया है, यही बात अनुच्छेद 12 में भी बताया गया है, राज्य की परिभाषा दी गई है। तो पूछता है किस अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया गया है साथियों? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बता रहा हूँ, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो साथियों अनुच्छेद 36 में राज्य को परिभाषित किया गया है और अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 36 में राज्य को परिभाषित किया गया है और अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है। आ रही बातें समझ में साथियों? राज्य की परिभाषा और अनुच्छेद 12 में भी। मैं 12 में राज्य की परिभाषा क्या, किसे आप राज्य कहेंगे साथियों, ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे तो हेडिंग डाल के हम लोग लिखेंगे कि राज्य क्या है। आ रही बात है, राज्य की परिभाषा लिखना ज़रूरी है। देखिए राज्य, राज्य के अंतर्गत क्या क्या चीज़ आता है, बस यही आपको जानना है। राज्य के अंतर्गत साथियों भारत की सरकार और संसद, ये सेंट्रल में हो गया। फिर राज्यों में क्या है साथियों? राज्यों में प्रत्येक राज्य की सरकार, जैसे यूपी में, उत्तर प्रदेश में देखेंगे यूपी गवर्नमेंट है ना। राज्यों में राज्य की सरकार और राज्य की विधायिका,
और राज्य की विधायिका तथा तीसरा सेक्शन क्या आ जाएगा, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन, सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी। आ रही बातें साथियों। ये प्रश्न पूछता है कि राज्य का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो साथियों अनुच्छेद कहाँ कहाँ है, 12 में है, और कहाँ है साथियों 36 में है। आ रही बात है। अब हम राज्य के परिभाषा से भी रूबरू हो गए, परिचित हो गए। अब एक चीज़ ध्यान देंगे कि सरकारी कंपनी को एक प्रश्न पूछता है कि सरकारी कंपनी को भी राज्य में किस श्रेणी में रखा जाता है। सरकारी कंपनी को राज्य की कैटेगरी में रखा जाता है। एक केस था, बड़ा महत्वपूर्ण केस है। उसी केस में सरकारी कंपनी को अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य माना गया, जिसका नाम है मैसूर पेपर मिल्स लिमिटेड बनाम मैसूर पेपर मिल्स ऑफिसर्स एसोसिएशन बनाम मैसूर पेपर मिल्स ऑफिसर्स एसोसिएशन। इसी केस में मैसूर पेपर मिल्स लिमिटेड बनाम मैसूर पेपर मिल्स ऑफिसर्स एसोसिएशन के केस में सरकारी कंपनी को राज्य माना गया। आ रही बातें साथियों। आगे देखते हैं। अब अनुच्छेद 36 हो गया। अनुच्छेद 36 में राज्य को परिभाषित किया गया। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 37 को साथियों। अनुच्छेद 37 में नीति निदेशक तत्वों की प्रकृति एवं महत्व को बताया गया है। नीति निदेशक तत्वों की प्रकृति, क्या चीज, प्रकृति एवं महत्व बताया गया। किसकी? नीति निदेशक तत्वों की प्रकृति एवं महत्व बताया गया अनुच्छेद 37 में। आ रही बातें साथियों। अब हम देखेंगे साथियों 37 में, हालांकि 37 में इसका डिटेल क्या है ये थोड़ा हम देख लेंगे। लिखता है अनुच्छेद 37 कहता क्या है। इस अनुच्छेद में एक बार चूंकि प्रश्न पूछ दिया था साथियों कि किस अनुच्छेद में नीति निदेशक तत्वों की महत्ता को बताया गया, तो अनुच्छेद 37 में ही बताया गया है साथियों। आप ध्यान देंगे साथियों, अनुच्छेद 37 कहता क्या है। लिख रहा है कि इस भाग में वर्णित सभी उपबंध
है ना, सभी उपबंध किसी न्यायालय के द्वारा, तो देखिए प्रकृति बता रहा है ना कि ये ऐसा है, किसी न्यायालय के द्वारा, किसी न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, इन्फोर्सिएबल नहीं है, नहीं होंगे, ऐसा लिख रहा। किंतु, अब एक चीज़ गौर करिएगा, किंतु फिर भी इनमें अधिकथित तत्व, मतलब अधिकथित तत्व इनमें अधिकथित तत्व इनमें अधिकथित तत्व या इनमें लिखा हुआ जो बात कहा गया है वो देश के शासन में, सर साथियों यहाँ से प्रश्न आईएएस में पूछा गया है। देश के शासन में, मैं वही देख रहा था कि आईएएस किस सन में पूछा गया है, डिटेल वहाँ लिखा नहीं हूँ, लेकिन आईएएस के एग्ज़ाम में पूछा गया। देश के शासन में, प्रीलिम्स में, देश के शासन में मूलभूत है। देश के शासन में क्या है साथियों? मूलभूत है, अर्थात शासन के लिए ज़रूरी है डीपीएसपी। और विधि बनाने में इतना ही महत्ता बता रहा है साथियों। देखिए अनुच्छेद यही 37 है जो महत्ता बता रहा है। प्रकृति क्या बता दिया कि न्यायालय में वाद योग्य नहीं, अर्थात न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होगा, न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होगा, ये प्रकृति बता दिया। और महत्ता क्या बता रहा है कि देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। किसका कर्तव्य होगा साथियों? राज्य का। तो राज्य का कर्तव्य होगा। आ रही बातें साथियों। अब अनुच्छेद 37 को हम चेक करते हैं। अनुच्छेद 38 क्या कहता है? अनुच्छेद 38 कहता है कि अनुच्छेद 38 क्या कहता है? राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, बढ़ाने के लिए, अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। देखिए इसमें हमेशा राज्य की जिम्मेदारी है, सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। डीपीएसपी में हमेशा जिम्मेदारी किसकी होगी? राज्य की जिम्मेदारी होगी। राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे, भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। ऐसा बेयर एक्ट कहता है साथियों। हमको बस इतना समझना है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना। तो प्रश्न ये पूछता है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि की बात किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो साथियों अनुच्छेद 38 में कहा गया है। और किसकी जिम्मेदारी है? वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट कहाँ दिया गया है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए बात कहा गया साथियों अनुच्छेद 38 में, डीपीएसपी में। आ रही बातें? ये ध्यान दीजिएगा, वेलफेयर स्टेट की बात है ना। इसी में साथियों ये अनुच्छेद 38 के 1 में कहता है कि
राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगी, है ना, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे, भरसक प्रभावी रूप में उसकी स्थापना करे, संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। उसी तरह से 38(2) में कहता है साथियों, इसमें जहाँ इम्पॉर्टेंट है मैं वहाँ लिख दे रहा हूँ, आपको इंगित भी कर दे रहा हूँ, नहीं तो आप समझेंगे नहीं। वैसे राज्य विशिष्टता आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। तो ध्यान देंगे, राज्य विशिष्टता अर्थात विशेष तौर पे आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा, कम करने का प्रयास करेगा। आ रही बात है। राज्य जो है, स्टेट है, विशिष्ट तरीके से आय की असमानता जो है, अभी ध्यान देंगे तो अब आपसे प्रश्न ऐसे पूछेगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आय की असमानताओं को कम करने का जिक्र किया गया है कि राज्य आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। तो साथियों अनुच्छेद 38 में कहा गया है आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा, है ना। न केवल व्यष्टियों के बीच, आप व्यष्टि और समष्टि पढ़े होंगे, आ रही बातें साथियों, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा और सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा। ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ आ गया आय की असमानता, दूसरा चीज़ कह रहा है कि प्रतिष्ठा, कामा सुविधा, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता, यानी कि प्रतिष्ठा की जो और सुविधा है और अवसर, इन तीनों की जो असमानता है ना, उसको, असमानता को कम करने का प्रयास करेगा। यानी कि अनुच्छेद 38 में क्या क्या है, आय की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसरों की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा साथियों, और लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ये सब कहाँ वर्णन है साथियों, तो अनुच्छेद 38 में वर्णन है। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39 कहता है राज्य द्वारा अनुकरणीय कुछ नीति तत्व। ये कहता है राज्य द्वारा अनुकरणीय कुछ नीति तत्व, कुछ नीति तत्व क्या है साथियों। देखिए इसमें क जो है (39) का जो सब क्लाज है, एक चीज़ यहाँ कन्फ्यूजन होता है साथियों। 39A जो का जो कॉन्सेप्ट है वो जो सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता को बंद करता, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है साथियों। अब देखिए यहाँ पे 39 में जो मैं आपको इसलिए यहाँ पे हिंदी हटा रहा हूँ, कन्फ्यूजन हो जाएगा, इंग्लिश ध्यान दीजिएगा। 39 स्मॉल ए है, जो 39 स्मॉल ए है साथियों, उस स्मॉल ए में कहता है कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को
समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। बी क्या कहता है साथियों? स्मॉल बी क्या कहता है? स्मॉल बी क्या कहता है? समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व, समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। सी क्या कहता है? सी कहता है साथियों आर्थिक व्यवस्था। सी कहता है साथियों आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। अहितकारी संकेंद्रण न हो। आ रही बात है साथियों? जो सबसे इम्पॉर्टेंट है 39D कहता है पुरुष, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट साथियों, इसको याद कर लीजिएगा। 39D पुरुषों व स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट साथियों, ये बहुत इंटरव्यू वगैरह में भी पूछा जाता है, साक्षात्कार वगैरह में भी पूछा जाता है, परीक्षा में भी, प्रारंभिक परीक्षाओं में जब ऑब्जेक्टिव टाइप में प्रश्न होते हैं तो वहाँ पूछा जाता है। PCS IS में भी पूछा जाता है साथियों, असिस्टेंट प्रोफेसर GIC GDC वगैरह सब में पूछा जाता है। अगला चीज़ साथियों कहता है ई क्या कहता है? पुरुष और स्त्री
पुरुष और स्त्री कर्मकारों के अर्थात वर्कर जो हैं स्वास्थ्य और शक्ति का स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो। आ रही बात है साथियों। अगला चीज कहता है साथियों, एफ कहता है कि बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं और बालकों और अल्पवय यानी अल्पवयस्क जिसे कहते हैं व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। आ रही बात है। ये साथियों उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट है साथियों, देखिए ये इम्पॉर्टेंट है 39D, पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन। आ रही बात है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब देखते हैं साथियों 39 असली एक और इम्पॉर्टेंट है। असल में ये कहीं न कहीं परीक्षा में पूछ देता है, समान कार्य के लिए पुरुषों और स्त्रियों का समान वेतन। अब हम देखते हैं 39 का जो कैपिटल ए है, अनुच्छेद 39 का सब क्लास ए है ना। ये साथियों मोस्ट इम्पॉर्टेंट, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान करता है। समान न्याय
समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। ध्यान देंगे साथियों, निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। एक बार एक प्रश्न पूछा गया था, निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने किसकी जिम्मेदारी? सारे लोग जिला अदालत, जिला जज को क्वेश्चन टिक करके चले आए थे, मैक्सिमम लोगों ने। कई लोगों ने बोला कि हाईकोर्ट की जिम्मेदारी है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी, हाईकोर्ट की, न्यायपालिका कोई जिम्मेदारी नहीं है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, आ रही बात है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो साथियों अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 39A में इसका जिक्र किया गया है। आ रही बातें साथियों। देखेंगे यहाँ पे, राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो। आ रही बातें साथियों। और विशिष्टता यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण, मान लीजिए आपके पास धन नहीं है, तो इसके वजह से कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से कहीं वंचित न रह जाए, इसलिए सरकार यह क्या करता है, उपाय करता है, या उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा या किसी अन्य रीति से वो क्या करता है, निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करता है, अर्थात आपके लिए वकील तय करता है। आ रही बात है, आपको निःशुल्क विधिक सहायता देता है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है साथियों। ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है साथियों। किसकी जिम्मेदारी है? राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। आ रही बात है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नहीं, सॉरी, अगला अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अक्सर जीएस में पूछता है। इस अनुच्छेद में कहा गया है ग्राम पंचायतों के गठन की बात किया गया है। ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई, ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। इसमें कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा। राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों साथियों। आ रही बातें समझ में? तो अनुच्छेद 40 क्या होती है साथियों? अनुच्छेद 40 में इस बात का जिक्र किया गया है कि ग्राम पंचायतों के गठन। तो ग्राम पंचायतों के गठन की जिम्मेदारी किसकी है साथियों? राज्य सरकार की। और इस तरह से इनको स्वायत्तता देगा, अधिकार देगा, नियमों पे, विषयों पे कानून बनाने की छूट देगा समय समय पे, ताकि स्थानीय शासन के रूप में इनकी जड़ें और मजबूत होती जाएं। आ रही बातें साथियों। अब हम, चूँकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है साथियों, आगे की बात हम अनुच्छेद 41 जो है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे।